तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपने घर पर होंगे। तो आज की 10 बड़ी खबरें आपके सामने। जीएसटी परिषद ने शनिवार को जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दर में कटौती और राज्यसभा संग्रह बढ़ाने के लिए कर की दर में बदलाव के फैसले को रोक दिया है, क्योंकि 2 मंत्री स्तरीय पैनलों ने संघीय अप्रत्यक्ष कर निकाय में बदलाव की सिफारिश करने से पहले आगे का विचार करने का फैसला किया है। चर्चाओं से अवगत 3 व्यक्तियों ने कहा कि इस कदम से राज्य के वित्त मंत्री और केंद्र तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों को इन पर आगे सोचने का अवसर मिलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीमा पर मंत्री समूह के संयोजक सम्राट चौधरी ने संवाददाताओं को बताया कि पैनल ने अभी तक अपनी सिफारिशें परिषद को नहीं सौंपी हैं। चौधरी ने कहा कि जीएसटी जीओएम द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट के लिए कई मंत्रियों को मानना था कि एक और बैठक होनी चाहिए, चाहे वह समूह बीमा, व्यक्तिगत बीमा या वरिष्ठ नागरिकों के बीमे के लिए हो। हम इसके लिए एक और बैठक करेंगे, हम अगली बैठक में इस पर चर्चा करेंगे। चौधरी, जो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दर युक्तिकरण पर मंत्री स्तरीय पैनल के संयोजक भी हैं, यह दरें बढ़ाकर और कर विसंगतियों को ठीक करके राजस्व बढ़ाने की एक कवायद है। उन्होंने कहा कि पैनल की सिफारिशें परिषद के समक्ष नहीं रखी गई हैं। एक दूसरे व्यक्ति ने, जो परिषद की 55वीं बैठक के घटनाक्रम से भी अवगत है, कहा कि बीमा दर में कटौती पर निर्णय रोक दिया गया है तथा दर को दोबारा से गठित पैनल ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत नहीं की है। 2011 से घरेलू प्रवासियों की संख्या में 12% की कमी आने का अनुमान है। नई दिल्ली 21 दिसंबर भाषा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ESCPM की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2011 से 2023 के बीच घरेलू प्रवासियों की संख्या करीब 12% घट गई है। 40.20 करोड़ यानी 40 करोड़ 20 लाख रह जाने का अनुमान है, जो देश भर में आर्थिक अवसरों में वृद्धि का संकेत है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ESCPM के कार्यपत्र के अनुसार 2023 में घरेलू प्रवासियों की संख्या 40 करोड़ 20 लाख 90,396 थी, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार दर्ज आंकड़ों की तुलना में 11.78% कम थी। 400 मिलियन ड्रीम्स एग्जामिनिंग वॉल्यूम एंड डायरेक्शंस ऑफ डोमेस्टिक्स माइग्रेशन इन इंडिया यूजिंग नोवेल हाई फ्रीक्वेंसी डेटा शीर्षक वाला इस पेपर में कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रवासियों की कुल संख्या 45 करोड़ 57,87,621 थी। इसमें कहा गया कि भारत में कुल घरेलू प्रवास धीमा हो रहा है। हमारा अनुमान है कि 2023 तक देश में प्रवासियों की कुल संख्या 40 करोड़ 20 लाख 90,396 होगी। यह जनगणना 2011 के अनुसार प्रवासियों की संख्या 45 करोड़ 57,87,621 की तुलना में लगभग 11.78% कम है। अपने एक्स पर रूस ने साझा किए एक असत्यापित वीडियो में मॉस्को ने लगभग 500 मील से 800 किलोमीटर पूर्व में स्थित शहर कजान में 2 गगनचुंबी इमारतों पर हवाई वस्तुएं उड़ती हुई दिखाई गईं। यूक्रेनी ड्रोनों ने आज रूस में ऊंची इमारतों पर हमला किया, जो अमेरिका में 9.11 के हमले से कुछ हद तक मिलता है। जब विमानों ने 2001 में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावरों पर हमला किया था। एक्स पर साझा किए गए असत्यापित वीडियो में मॉस्को से लगभग 500 मील या 800 किलोमीटर पूर्व की ओर शहर काजान में 2 गगनचुंबी इमारतों में हवाई वस्तुएं उड़ती हुई दिखाई गईं। ऊंची इमारतों पर हमले माना जाता है कि वे आवासीय परिसर हैं, न आग के बड़े बड़े गोले छोड़े जिससे काले धुएं का गुबार उठा। रिपोर्टों के अनुसार इमारत के सभी निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। रूसी मीडिया के अनुसार हमले के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है और शहर के हवाई अड्डों पर अस्थायी रूप से विमानों के आगमन और प्रस्थान को रोक दिया गया। तातारिस्तान गणराज्य की राजधानी कजान की आबादी
1.3 मिलियन से अधिक है। आगामी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ED को मंजूरी दे दी है। LG कार्यालय के सूत्रों के अनुसार आपकी वरिष्ठ नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने X पर एक पोस्ट में कहा, अगर LG साहब ने अरविंद केजरीवाल जी पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है तो ED को मंजूरी की कॉपी सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। यह खबर सिर्फ लोगों को गुमराह करने और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए फैलाई जा रही है। भाजपा को ये साजिशें बंद करनी चाहिए, सच बताना चाहिए। यह कदम दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की महीनों तक चली जांच के बाद उठाया गया, जो विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों के केंद्र में आ रही है। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ED को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। याचिका में दिल्ली आबकारी शराब नीति मामले में आरोप पत्रों पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसलों को चुनौती दी गई है। आप प्रमुख ने हत्या, जबरन वसूली और स्कूलों में बम से उड़ाने की फर्जी धमकियों के मामले पर चिंता व्यक्त की और अमित शाह को पत्र एक राजनीतिक स्टंट लिखा। दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी बढ़ते अपराध के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली की खराब कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए तत्काल बैठक की मांग की। उन्होंने कहा कि इसी वजह से शहर को देश की अपराध राजधानी कहा जा रहा। यह पत्र अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आप द्वारा इस मुद्दे पर भाजपा नीति केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री जिनके अधीन दिल्ली पुलिस काम करती है पर लगातार हमले बीच में आए जा रहे हैं। कर्मचारियों को PF उनके खातों में जमा न करने पर क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तैयार किया गया है। PF धोखाधड़ी मामले में रॉबिन उथप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करके फिलहाल दुबई में रहते हैं रॉबिन उथप्पा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा के खिलाफ कथित भविष्य निधि PF धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। वारंट PF क्षेत्रीय आयुक्त सदाशरी गोपाल रेड्डी द्वारा जारी किया गया था, जिन्होंने क्षेत्र अधिकारी वाले पुलकेशीनगर पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। अधिकारियों ने कहा कि 4 दिसंबर को निष्पादित किया गया है कि वारंट श्री उथप्पा के पुलकेशीनगर निवास पर नहीं पाए जाने के बाद वापस कर दिया गया। हालांकि यह सर्वविदित है कि क्रिकेटर और उनका परिवार अब दुबई में रहता है। राहुल और प्रियंका समेत कांग्रेस नेताओं ने संसद परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा से संसद भवन तक मोर्चा निकाला। वहीं भाजपा नीति NDA सांसदों ने भी नारे लगाते हुए और तख्तियां लेकर मार्च निकाला, जिसमें अंबेडकर का कथित अपमान करने के लिए कांग्रेस से माफ़ी मांगने की मांग की। भीमराव अंबेडकर से जुड़े नीले रंग के कपड़े पहने विपक्षी भारतीय ब्लॉक के सदस्यों ने गुरुवार 19 दिसंबर 2024 को संसद परिसर में विरोध मार्च निकाला और संविधान के निर्माता से संबंधित टिप्पणी के लिए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के गौरव को बहाल करने और इसे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के केंद्र में बदलने की केंद्र की योजना के तहत नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राजमोहन नायडू ने शनिवार को घोषणा किया कि हवाई अड्डे से जल्द ही प्रतिदिन 100 उड़ानें भरी जाएंगी। हवाई अड्डे के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि शहर से कभी लंदन और पेरिस के लिए सीधी उड़ानें हुआ करती थीं। उन्होंने कहा, वर्तमान में कोलकाता से 15 अंतर्राष्ट्रीय और 49 घरेलू उड़ानें हुई हैं। हमें निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों उड़ानों में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य कोलकाता को देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में से एक बनाना है, जहां दोनों क्षेत्रों में प्रतिदिन 100 से अधिक उड़ानें भरी जाए। मंत्री ने कहा कि केंद्र के प्रयास राज्य के सहयोग से हवाई अड्डे का प्रतिदिन उपयोग करने वाले विमानों की संख्या 264 से बढ़कर 400 हो गई है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे पर
वार्षिक यात्री संख्या को 2.6 मिलियन से बढ़ाकर 4 मिलियन करने की योजना है। उन्होंने कहा, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी योजना नवंबर 2025 तक हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल शुरू करने की है। केरल सरकार ने राज्य की राजधानी के पास स्थित नेय्याटिनकारा के एक सहायता प्राप्त स्कूल में कक्षा 7 के एक छात्र को सांप द्वारा काटे जाने की घटना की जांच के आदेश यह है कि घटना शुक्रवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुई। छात्रा की पहचान नेहा के रूप में हुई, जिसे कथित तौर पर कक्षा के अंदर एक जहरीले सांप ने काट लिया था। काटने के बाद उसे तुरंत इलाज के लिए पास के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार शुक्र है कि अब उसकी हालत सही है। घटना के जवाब में सामान्य शिक्षा मंत्री भी शिवनकुट्टी ने शनिवार को एक बयान जारी कर घोषणा की कि सामान्य शिक्षा निदेशक को मामले की गहन जांच करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने जोर दिया कि कहा कि निष्कर्षों पर एक बड़ी रिपोर्ट जल्द से जल्द आपके सामने आनी चाहिए। जांच का उद्देश्य सांप के काटने से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाना है और स्कूल में सुरक्षा उपायों का आकलन करना है। राष्ट्रीय राजधानी में बंधकों की स्थिति पैदा होने पर दिल्ली पुलिस को एनएसजी या स्वाट कमांडो के आने का इंतजार नहीं करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर की पुलिस ने अपने नए भर्ती किए गए कर्मियों को विशेष कमांडो प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है। शहरी हस्तक्षेप कार्यक्रम के अंतर्गत 25 पुलिस कर्मियों के पहले बैच को मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से 2 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया है, जहां उन्होंने बंधक स्थितियों से निपटने का तरीका सीखा है। पुलिस ने आने वाले दिनों में 300 कमांडो को प्रशिक्षित करने तथा बाद में और अधिक पुलिसकर्मियों को सिखाने करने की योजना बनाई है। विशेष पुलिस आयुक्त छाया शर्मा ने पीटीआई भाषा को बताया कि नई रंग रूटों के प्रत्येक बैच को हम झारोदा कला में 1 महीने का प्रशिक्षण देते हैं और राजस्थान के अलवर के हवनपुर में 3 महीने का उन्नत कमांडो प्रशिक्षण देते हैं, जहां वे फायरिंग का अभ्यास करते हैं। इस बार हमने उन्हें शहरी हस्तक्षेप की तकनीकी का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है।